हाय नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाता है और उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ओबीसी कितने दिनों के अंदर आपका बन जाता है। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये ओबीसी बनाने का वेबसाइट है जो बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद में आप यहाँ दो तरह से बना सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन करके भी आप बना सकते हैं और एक बिना लॉगिन के भी आप बना सकते हैं। इसका जरूरत दोस्तों जब सर्वर में एरर हो जाता है तो हम बिना लॉगिन किए नहीं बना पाते हैं, वही लॉगिन कीजिएगा तो आपका ओबीसी प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे सामान्य प्रशासनिक विभाग का जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इस पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थ। दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थ, तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है और इसका भी लिंक इसमें डाल देंगे। अगर आपको बिहार सरकार के द्वारा बनाना हो तो आप उस वीडियो को देख करके समझ पाएंगे। तो अभी तो दोस्तों हमें केंद्र सरकार के लिए ओबीसी अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थ पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर तीनों स्तर पर दिया हुआ है, आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे दोस्तों बता दें कि आप अनुमंडल स्तर के लिए अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपका अंचल स्तर पर बन गया हो, और जिला स्तर पर अप्लाई करने के लिए आपको अनुमंडल स्तर पर ओबीसी बनना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम अंचल स्तर के लिए अप्लाई करते हैं। अंचल स्तर पर क्लिक कर देने के बाद में आप इसके मेन फॉर्म पे आ जाते हैं जहां आपको फॉर्म को फिल करना होता है। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा चुने, तो आप भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों रख लीजिएगा या अंग्रेजी अगर आपको जरूरत होगा तो अंग्रेजी कर लीजिएगा। तो चलिए हम हिंदी कर देते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको आना है जेंडर। आपका जेंडर सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या तृतीय लिंग है, इसमें से कुछ भी आप जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर पुरुष है तो यहाँ पे पुरुष सिलेक्ट करते हैं, तो पुरुष में कोई अभिवादन नहीं दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे स्त्री सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए श्रीमती शादीशुदा के लिए है और सुश्री जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके लिए है। कोई अगर अब आप अभिवादन नहीं देना चाहते हैं तो आप कोई अभिवादन नहीं सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर आप इंग्लिश में टाइप कीजिएगा और स्पेस दबाइएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हिंदी में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी नाम लिख दे रहे हैं जैसे कुसुम, इसके बाद स्पेस दबाए तो ये हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर कुसुम शो करने लगा। इस तरह से करने के बाद आप अपने आधार कार्ड के अनुसार इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपका फिल कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में यहाँ आधार संख्या वही लोग डालेंगे जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो। ये ओटीपी के थ्रू बनता है दोस्तों, ये डालना आपका आधार नंबर जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हम छोड़ देते हैं, आधार नंबर नहीं इंटर करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आइए आवासीय पता। तो आवासीय पता में आपको दो आवासीय पता देना होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। पहले अस्थाई भर लेते हैं, इसके बाद अस्थाई में चलते हैं। तो इसके बाद में आपको राज्य सिलेक्ट करना होता है, आपका कौन सा राज्य है। ये ऑलरेडी बिहार के लिए है साइट, तो बिहार सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें से आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ अपना अनुमंडल सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका कौन सा अनुमंडल है। अनुमंडल सिलेक्ट करने के बाद ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद में अपने गांव का नाम यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा, इस बॉक्स में इंटर करके स्पेस दबाइएगा तो ये हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। और इसके बाद में वार्ड नंबर जरूरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद डाकघर, पोस्ट ऑफिस आप अपना इंटर कर दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस इंटर करने के बाद में पिन कोड टाइप करने के बाद में सर्किल नंबर होगा तो टाइप कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि जहाँ पे स्टार मार्क्स दिया होता है, जैसे इसमें देखिए पिन कोड में स्टार मार्क्स दिया हुआ है, इसको भरना आपको जरूरी होता है। लेकिन यहाँ होल्डिंग नंबर पे कोई स्टार मार्क्स नहीं दिया हुआ है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। यहाँ सारा डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय का प्रकार 4 प्रकार दिया हुआ है। एक नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। आप कहाँ पे रहते हैं ये भली भांति आपको पता होगा। तो दोस्तों जहाँ पे आप चारों में से रहते हैं, जैसे हम नगर पंचायत सिलेक्ट कर लिए, नगर पंचायत में ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लिए, हम ग्राम पंचायत में रहते हैं। इसके बाद में ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आप अपना थाना यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका थाना कौन सा है।
थाना दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद में नीचे ग्राम पंचायत, जो भी थाना आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार ये आपका ग्राम पंचायत शो करने लगेगा। इसमें से अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में नीचे ख नंबर पर अस्थायी पता, अगर आपका अस्थायी पता ही अस्थायी पता है तो आपको यहाँ पे सेम जो बॉक्स दिया हुआ है सेम एज एबव, इस बॉक्स में आपको टिक मार्क्स कर देना है। जो टिक मार्क्स कीजिएगा आप, आपका सारा जो अस्थायी पता वाला है वो नीचे आकर के अस्थायी में फिल हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए सेम नहीं है तो आप इस पे टिक मार्क्स नहीं कीजिएगा। तो चलिए मेरा सेम है तो हम टिक मार्क्स कर देते हैं। टिक मार्क्स करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ से चौथे नंबर पे आपको भरना होता है फिर दोबारा आपका धर्म, यहाँ से का रिलीजन कौन सा है, तो आप जो भी रिलीजन होंगे इसमें से टाइप करके स्पेस दबाइएगा तो हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद आपका वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए बनाते हैं या ओबीसी के लिए। वर्ग में आप अपना अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें एक ही ऑप्शन दे रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद पांचवें नंबर पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपका जो भी कास्ट होगा उस कास्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद में मान लीजिए हम कोई भी कास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद में छठे नंबर पे आपका उपजाति होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो उपजाति आएगा, तो यहाँ से उपजाति अपना सिलेक्ट कीजिएगा। नहीं आएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद उपजाति क्रमांक अपने आप यहाँ पे शो करने लगता है। इसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पे आपकी पेशा क्या है, तो आप अपना पेशा छात्र हैं या सरकारी सेवा, निजी छात्र, मतलब कौन से काम आप कर रहे हैं, तो हम छात्र के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे छात्र सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए केंद्र सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक, जो भी आप कास्ट दीजिएगा उस कास्ट का क्रमांक यहाँ ऑटोमेटिक शो करने लगता है आठवें नंबर पे। नौवें नंबर पे आप नेम ऑफ द फादर, अपने पिता का नाम इसमें टाइप कीजिएगा और पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेता है। इसके बाद पिता की जाति क्या है, आपके फादर्स की कास्ट कौन सी है, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे मदर्स नेम, यहाँ पर अपने माँ का नाम लिख लीजिएगा और स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे हिंदी में शो करने लगेगा। हस्बैंड नेम स्त्री के लिए ही होता है, शादीशुदा के लिए। अगर मेल के लिए बना रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं भरना होता आपको। इसके बाद देखिए आगे आवेदन का ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे नीचे डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, ईमेल आईडी आप छोड़ भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आवेदक का फोटो, चूज फाइल पर क्लिक करके आप जो भी आवेदक का फोटो होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, एकदम नीचे आना होता है आपको। झ नंबर पे जो वार्षिक आय है यहीं पे आपको फिल करना होता है। आप क्या करेंगे, आपके आय के अनुसार देख लीजिएगा कि आय में आपने किस तरह से भरा है। जैसे मान लीजिए कृषि से हम दे दिए, व्यवसाय से दे दिए, जितना आप आय में जितना जितना होगा आपका उतना ही। जैसे 90,000 का आपका आय होगा तो इसमें भी आपको आय के अनुसार 90,000 ही भरना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 85,000 का मेरा आय है जो अन्य दे दिया है, तो व्यवसाय से हम दे दिए 45,000 और 40,000 दे दिए यहाँ पर कृषि के लिए, तो मेरा 85,000 हो गया। यहाँ पे देखिए शो करने लगा वार्षिक आय 85,000। कर भुगतान करते होंगे यहाँ पे तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। और इस बॉक्स में कोई लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं और छोड़ सकते हैं। क्या संपत्ति, देखिए यहाँ पे टिक मार्क्स दिया हुआ है, क्या संपत्ति के अंतर्गत है, तो यहाँ पर भी हम नहीं कर देंगे। अगर हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे जो नीचे आपको फॉर्म अपलोड करना होता है, यहाँ पे आपका देखिए प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न, संपत्ति का विवरण देना जरूरी हो जाता है, अपलोड भी करना होता है, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। यहाँ नो करने के बाद में कुछ बातें टिप्पणी यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे यहाँ आने के बाद में नीचे आइए, यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 आवेदन का शपथ पत्र, जो एनसीएल का शपथ पत्र होता है, हम आपको दिखा देते हैं कि इसका शपथ पत्र कैसा होता है और इसे कैसे भरते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शपथ पत्र पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये भारत सरकार का शपथ पत्र है जिस फॉर्म को हमें भरना होता है। तो ये फॉर्म नंबर 8 है भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। दोस्तों इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, मैं यहाँ पे अपना नाम, जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम इसमें भरेंगे और शहर या गाँव इसमें डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस इसमें, थाना आपका इसमें, प्रखंड इसमें, अनुमंडल इसमें, जिला यहाँ पर और राज्य यहाँ पे आपका कौन सा राज्य है। इसके बाद में एक नंबर पे यहाँ पे आइए कि मैं अपने जाति का नाम, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का नाम यहाँ पे लिखना होगा। जाति का नाम लिखने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपके आय कितने हजार का बना होगा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। दोस्तों वैसे ये प्रिंट करके ही आपको लिखना होता है और लिख दीजिएगा। लिखने के बाद नीचे आइए तो यहाँ देखिए स्थान, आपके गाँव का नाम क्या है यहाँ लिख दीजिएगा और आप किस तारीख को ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यहाँ लिखिएगा। जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ पर करवा दीजिएगा। करवाने के बाद फिर इसे फोटो खींच लीजिएगा या स्कैनिंग करके अपलोड करना होता है। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्म को हम देख लिए, अब क्या करते हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यहाँ दोस्तों आने के बाद में देखिए आवेदन का शपथ पत्र यहाँ पे टिक मार्क्स ऑलरेडी है। अब यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट को भी टिक कर दीजिएगा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट को भी टिक कर दीजिएगा। टिक मार्क्स करने के बाद में आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, आप कैप्चा को यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश कर दिए, रिफ्रेश करने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे
डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जो डिक्लेरेशन ऑलरेडी इसमें टिक मार्क्स किया रहता है। आपको टिक मार्क्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जब कैप्चा फिल कर दिए तो कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ मैसेज दे दिया। इस मैसेज में यही दिया हुआ है कि नाम की शुद्धता की जांच कर ले। दूसरे नंबर पे मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर ले। एसएमएस मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल एवं ईमेल आईडी आवश्यक भरे। तो दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी आप भर सकते हैं। मैंने फॉर्म में भी आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आप स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे करके जो भी होगा, आप जो भी डिटेल इसमें फिल किए होंगे वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करने लगता है कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल्स, आपका एड्रेस जो भी होगा आपने फिल किया होगा फॉर्म, पिछले फॉर्म में उसका सारा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें से कहीं गलत पाए गए तो यहाँ से एडिट करके आप उस फॉर्म को करेक्शन फिर से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई गलत नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच एनेक्सर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा इस बॉक्स में, कास्ट जाति। इसके बाद इसमें क्लिक कीजिएगा तो निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, यहाँ आपका शपथ पत्र, और यहाँ आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे इसके रिलेटेड उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से चुन लीजिएगा। तो हम आधार कार्ड अपलोड करते हैं तो आधार यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जो जो आपने डॉक्यूमेंट इसमें सिलेक्ट किया है दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड करना होता है। तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और मेरा जाति यहाँ पर है तो इस जाति को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। निवास प्रमाण पत्र के लिए यहाँ तो निवास हम यहाँ सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, इसमें शपथ पत्र हम यहाँ पे अपलोड अपना कर दिए। शपथ पत्र अपलोड करने के बाद फिर हम अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। आधार हम यहाँ पे अपलोड कर दिए। दोस्तों बता दें कि ये हम जाति, आवासीय और आय जो भी अपलोड कर रहे हैं वो मेरा आरओ लेवल से बना हुआ है, अंचल स्तर पर। आप जो अंचल स्तर पर डॉक्यूमेंट बनाते हैं जाति, आवासीय, आय, उसी से आप सेंट्रल और स्टेट ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में दोस्तों एक और बात बता दें कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे इसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड करके ही अपलोड करें। यहाँ अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। सेव एनेक्सर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल शो करेगा, प्लस में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि हमने गलत तो नहीं अपलोड कर दिया है। अगर आपका तो दोस्तों यहाँ से अपना देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनली यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका ओबीसी प्रमाण पत्र का जो रिसीविंग है रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद में यहाँ देखिए एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का एक बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव हो जाता है। सेव हो जाने के बाद में आप इसे प्रिंट कर लीजिएगा या सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ओबीसी आपने बनाया है एनसीएल सर्टिफिकेट वो 21 कार्य दिवस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21 कार्य दिवस के बाद ही आपको मिलेगा। तो जो भी आपका यहाँ पे आवेदन संख्या होगा, आप आवेदन संख्या आपके पास रहेगा तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रिसीविंग को रखना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।